प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राहुल गांधी क्या क्या नहीं कहते रहते, सूट बूट की सरकार, अडानी अंबानी और भी बहुत कुछ। लेकिन वही राहुल गांधी जो नरेंद्र मोदी सरकार को सूट बूट की सरकार और अडानी अंबानी को लेकर कोसते रहते हैं, वही राहुल गांधी खुद कैसे 5 साल में नरेंद्र मोदी की वजह से मालामाल हो गए हैं, यह भी आज आपको बताऊंगा। लेकिन राहुल गांधी कैसे मोदी की वजह से मालामाल हुए यह बताऊं, उससे पहले देख लीजिए कि राहुल गांधी मालामाल हो रहे हैं पर कांग्रेस कैसे कंगाल होती चली जा रही। नरेंद्र मोदी अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं। कांग्रेस जो है उसकी हालत यह हो गई है कि उसके पास लोग बचेंगे कि नहीं, सीट तो बहुत दूर की बात है, लोग बचेंगे कि नहीं यह सवाल खड़ा हो गया। कांग्रेस का नेताओं वाला अकाउंट खाली होता जा रहा है। एक एक करके कांग्रेस से नेता निकलते जा रहे हैं। 2 दिन में कांग्रेस को ऐसे ही 3 जोरदार झटके लगे हैं जब कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं ने पार्टी को टाटा बाय बाय खत्म बोल दिया। कल बॉक्सर विजेंदर सिंह कांग्रेस से बीजेपी में आए। आज कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ भी बीजेपी में आ गए, जिन्हें आपने कई बार कांग्रेस की तरफ से डिबेट करते देखा होगा। वो भाई आ गए बीजेपी में। एंकर अलग परेशान की इंट्रोड्यूस कराते वक्त ध्यान रखना होगा कि कांग्रेस प्रवक्ता न निकल जाए मुंह से। उधर महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने भी इस्तीफा दे दिया है। याद करिए कि जब राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम का न्योता कांग्रेस को मिला था तो कांग्रेस ने उसे नकार दिया था और आज राम का नाम लेकर ही कांग्रेस नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। कई लोग तो कह रहे हैं कि राम मंदिर के कार्यक्रम में नहीं गए इसलिए पार्टी का यह हाल हो रहा है। आज कांग्रेस के जो 2 नेता पार्टी छोड़े और उनके बारे में आपको बताऊं, सबसे पहले गौरव वल्लभ की बात करता हूं। गौरव वल्लभ कांग्रेस के उन प्रवक्ताओं में से थे जो आर्थिक मामलों के जानकार थे, जो मजबूती से कांग्रेस का पक्ष रखते थे। लेकिन कांग्रेस का जैसा कल्चर है उसमें ऐसे नेताओं की कदर कहां होती है। इसी से परेशान होकर गौरव वल्लभ ने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया। गौरव वल्लभ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर कांग्रेस के सारे पदों और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये चिट्ठी से कोई फर्क पड़ता है? पहले कितना लोग लिख के गए, जो गए उसी को गाली पड़ रही है कि डरपोक था भाग गया, जान दो। इस पत्र में गौरव वल्लभ ने कई मुद्दों पर कांग्रेस के स्टैंड से असहमति जताई। गौरव वल्लभ ने अपने लेटर में कांग्रेस के दोहरे रवैये की पोल खोल दी। गौरव वल्लभ ने लिखा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर पार्टी के स्टैंड से दुखी हूं। इंडी गठबंधन के नेता सनातन विरोधी बयान देते रहते हैं। सनातन विरोधी बयानों पर कांग्रेस चुप रहती है। कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी नजर आ रही है। उद्योगों को लेकर कांग्रेस हमेशा नेगेटिव रही है। कांग्रेस में नए विचार वाले युवाओं की जगह ही नहीं है। कांग्रेस का ग्राउंड लेवल कनेक्ट खत्म हो गया है, यानी जमीन से जुड़ाव खत्म हो गया है। गौरव वल्लभ ने इस लेटर के जरिए इस्तीफा दिया और उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद गौरव वल्लभ ने फिर कहा कि उनके अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो सुबह शाम सनातन और उद्योगपतियों को गाली देते रहे। जो लोग देश का वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं उनको गाली देते रहे। सुनिए गौरव वल्लभ को, फिर आपको बताऊंगा कि संजय निरुपम ने कैसे कांग्रेस की अंदरूनी कलह को दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले और हम न्योते को कांग्रेस पार्टी लिख के भेजे कि हम नहीं जाएंगे, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। सुबह से शाम वेल्थ क्रिएटर्स को गाली, कोई बिजनेस करे उसको गाली, कोई विनिवेश में पार्टिसिपेट करे उसको गाली, एयर इंडिया कोई कंपनी खरीदे तो वो गलत। कि मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सुबह से शाम बैठकर वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देता फिरूं, मैं नहीं दे सकता। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि जब सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाए और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मेरे से नहीं होगा। देखिए वही बात बोल रहे हैं ना जो हम लोग सवाल उठाते हैं। हम लोग सवाल उठाते हैं तो आप बैन कर दीजिएगा, लिस्ट निकाल दीजिएगा कि सुशांत सिन्हा को बैन कर दिया। किस किस को बैन कीजिएगा बॉस? आज आपके लोग बोल रहे हैं ना, पार्टी छोड़ रहे हैं ना। हम बोलते हैं तो बुरे लगते हैं, आज ये भी बुरे लग रहे होंगे, लेकिन अंदर झांकने को कांग्रेस तैयार ही नहीं है। गौरव वल्लभ ने कांग्रेस छोड़ते हुए जो बातें कही या लेटर में जो लिखी, उसी तरह की बातें संजय निरुपम भी कह रहे हैं। संजय निरुपम महाराष्ट्र में कांग्रेस के बड़े नेताओं में से थे। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। संजय निरुपम ने कांग्रेस को आज का समय दिया था, उनकी बातों पर ध्यान दिया जाए कहा था। जब ऐसा नहीं हुआ तो संजय निरुपम ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। संजय निरुपम ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद कई गंभीर आरोप लगा दिए।
संजय निरुपम ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस में एक नहीं 5 पावर सेंटर हैं जो मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। संजय निरुपम ने जिन 5 पावर सेंटर्स की बात की वो 5 अलग अलग नेता हैं। संजय निरुपम के मुताबिक कांग्रेस में पहला पावर सेंटर सोनिया गांधी है, राहुल गांधी का अपना ही पावर सेंटर चल रहा है, प्रियंका वाड्रा का भी पावर सेंटर है, मल्लिकार्जुन खड़गे का अलग पावर सेंटर नया बन गया है और केसी वेणुगोपाल का अपना पावर सेंटर है। अब कांग्रेस में पावर बची हो ना हो, लेकिन पावर सेंटर बना के लोग बैठे हैं। इन 5 नेताओं के पावर सेंटर के बारे में संजय निरुपम ने कहा कि ये मनमाने तरीके से काम करते हैं, जिसका असर पार्टी पर पड़ रहा है। सुनिए ना भाई, संजय निरुपम क्या बोल रहे हैं, आप खुद सुनिए, फिर बताता हूं कि संजय निरुपम ने पीएम मोदी के बारे में क्या कहा। 5 पावर सेंटर है, उसमें सबसे पहले तो परमादरणीय सोनिया गांधी जी का एक पावर सेंटर है, उनके आसपास के लोग हैं। दूसरे आदरणीय राहुल गांधी जी का भी एक अपना पावर सेंटर है, उनके आसपास भी एक कोठरी है जो अपनी दुकान चलाता रहता है। फिर बहन जी की भी एक अपनी कोठरी है, वो अपने ढंग से एक्सर्ट करती रहती हैं, अपना पावर एक्सर्ट करती रहती हैं। अध्यक्ष महोदय हैं, उनका भी एक पावर सेंटर बन गया है। उनके आसपास जो लोग हैं वहां तो ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं, कोई राजनीतिक आधार नहीं, अचानक उनके साथ जुड़ के वो हाईकमान बन गए हैं। और आखिरी एक जो पावर सेंटर है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का, वेणुगोपाल जी का, वो भी एक पावर सेंटर बना हुआ है भाई। वो भी अपने ढंग से अपनी राजनीति करते रहते हैं। जब हिंदी बोलते समझ में नहीं आता, अंग्रेजी बोलते समझ में नहीं आता, मलयाली हमको समझ में ही नहीं आता है। संजय निरुपम के कांग्रेस छोड़ने की वजह और फ्यूचर प्लान क्या हो सकता है वो भी आपको बताता हूं। संजय निरुपम उत्तर पश्चिम मुंबई सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन इस सीट से उद्धव ठाकरे ने कैंडिडेट उतार दिया। संजय निरुपम का आरोप है कि कांग्रेस ने सीटों पर चर्चा तक नहीं की। इसी वजह से नाराज होकर निरुपम ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद सवाल है कि संजय निरुपम किस पार्टी में जाएंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अगर आप देखें तो उत्तर पश्चिम मुंबई सीट से शिंदे गुट के गजानन कीर्तिकर मौजूदा सांसद हैं। 2019 के चुनाव में गजानन कीर्तिकर ने संजय निरुपम को ही हराया था, लेकिन इस बार शिंदे गुट ने अभी तक यहां से कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। चर्चा है कि संजय निरुपम अब शिवसेना शिंदे गुट में जा सकते हैं। 12 मार्च को संजय निरुपम ने सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात भी की थी। संजय निरुपम बीजेपी में भी जा सकते हैं, लेकिन मुंबई के बीजेपी नेता अभी से संजय निरुपम का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में शिवसेना शिंदे गुट के में जाने की उनकी उम्मीद ज्यादा है। और वैसे भी कांग्रेस छोड़ने के बाद संजय निरुपम पीएम मोदी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। संजय निरुपम ने कहा कि देश में सोने के भाव और पीएम मोदी की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। सुनिए जरा पीएम मोदी के बारे में क्या कह रहे हैं, फिर कांग्रेस के सेल्फ गोल वाले नेताओं का चैप्टर बताता हूं। 10 वर्षों तक लगातार सत्ता में रहने और देश का नेतृत्व करने के बाद भी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती चली जा रही है। जैसे सोने का भाव बढ़ता है और बेटी की उम्र बढ़ती है, वो निश्चित तौर पर बहुत ही आश्चर्यजनक है। और कांग्रेस पार्टी को कहीं न कहीं सोचना चाहिए कि आखिर आप में वो क्या कमी है कि आप इस सरकार और सरकार के प्रमुख की लोकप्रियता को रोक नहीं पा रहे हैं और आप इसके बराबर आ नहीं पा रहे। यानी मान और जान सब रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही है, लेकिन जो लोग यही बात आपको फैक्ट्स के साथ बता देंगे उनको ये लोग पहले गाली देते हैं। जब जिस दिन पार्टी छोड़ दी उस दिन खुद बोलने लग गए। कांग्रेस की हालत कंगाली में आटा गीला जैसी हो गई। नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, जो नेता पार्टी में हैं वो सेल्फ गोल किए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना रनौत पर भद्दा कमेंट कर दिया था। एक फोटो उनके सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट हो गया, कहा कि नहीं मैंने नहीं किया, किसी ने कर दिया। हालांकि कांग्रेस की जमकर किरकिरी हुई। अब रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी पर ऐसा शर्मनाक बयान दिया है जिससे कांग्रेस फिर से बैकफुट पर आ गई। रणदीप सुरजेवाला ने 1 अप्रैल को हरियाणा के कैथल में एक चुनावी सभा में हेमा मालिनी पर बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। हेमा मालिनी को बीजेपी ने फिर से मथुरा से टिकट दिया है, जिसका हरियाणा से कोई लेना देना भी नहीं है। फिर भी रणदीप सुरजेवाला ने अपने बयान में हेमा मालिनी का जिक्र किया। सुरजेवाला बोल रहे थे कि जनता सांसद और विधायक क्यों बनाती है। इसी दौरान वो बिना किसी मतलब के हेमा मालिनी पर कमेंट करने लगे, और इतना भद्दा कमेंट। सुनिए सुरजेवाला का बयान।
लेकिन इस बयान पर कैसे सुरजेवाला फंस गए हैं इसके बारे में आगे बताता हूं, पहले बयान सुनिए। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई मामाल तो है नहीं आने के लिए बनाते होंगे। सुरजेवाला के इस बयान पर पूरी बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। कंगना रनौत, जिनके खिलाफ सुप्रिया श्रीनेत ने टिप्पणी की थी, उन्होंने सुरजेवाला के बयान पर कहा कि बात मोहब्बत की दुकान खोलने की हुई थी, लेकिन कांग्रेस नफरत की दुकान खोलकर बैठी। महिलाओं के प्रति गिरी हुई सोच रखने वाले कांग्रेस के नेता हार की हताशा और कुंठा में हर दिन अपने चरित्र का पतन कर रहे हैं। वहीं हेमा मालिनी ने सुरजेवाला के बयान पर कहा कि विपक्ष से अच्छी बातों की उम्मीद ही नहीं की जा सकती। हेमा मालिनी ने कहा कि सुरजेवाला के बयान से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो अपना काम कर रही हैं, करती रहेंगी। सुनिए हेमा मालिनी को, फिर योगी जी को बताता हूं के बारे में सुनवाता हूं कि कांग्रेस राजनीति लायक नहीं बचेगी, ये वो क्यों कह रहे हैं। नहीं, उनका काम है कहना है ना। विपक्ष है तो थोड़ी अच्छा बोलेंगे मेरे लिए, वो तो खराब ही बोलेंगे। तो ठीक है, उसको हमें काउंटर अटैक करना ज़रूरी होता है। लेकिन सब प्यार से सब कुछ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ। सो मेरे साथ सब दे रहे हैं। मोदी जी का साथ है, उनका मार्गदर्शन है, योगी जी का नेतृत्व है, तभी सारा काम कर पा रही हैं। हेमा मालिनी पर शर्मनाक बयान देने के बाद सुरजेवाला की मुश्किलें बढ़ रही। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने सुरजेवाला को नोटिस भेजकर 9 अप्रैल को जवाब देने के लिए कहा है। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है। हेमा मालिनी के लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में प्रचार किया। योगी आदित्यनाथ ने रणदीप सुरजेवाला के बयान पर कहा कि मथुरा राधे रानी की भूमि है और महिलाओं के अपमान पर पूरा देश कांग्रेस को ऐसा सबक सिखाएगा कि कांग्रेस नेता राजनीति करने के लायक नहीं बचेंगे। सुनिए ना भाई, एक बार सुनिए क्या बोल रहे हैं। तो कांग्रेस के नेता अपना आपा खो चुके हैं। अब भारत की मातृशक्ति के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करके आधी आबादी का अपमान करने पर उतारू हो चुके हैं। लेकिन इन कांग्रेसियों को और इंडी गठबंधन के लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, ये राधे रानी की भूमि है, यमुना मैया की कृपा इस भूमि पर है। अगर आधी आबादी का अपमान करोगे तो आधी आबादी ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष उन्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि आगे से वे राजनीति करने लायक नहीं बच पाएंगे। उधर राहुल गांधी अलग ही मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं। राहुल गांधी इस बार भी वायनाड से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार राहुल ने अमेठी और वायनाड दोनों जगह से चुनाव लड़ा था। वायनाड से तो राहुल जीत गए, लेकिन अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया था। इस बार स्मृति ईरानी भी वायनाड पहुंच गई हैं, यानी वायनाड में अमेठी जैसा माहौल बन रहा है। राहुल गांधी ने कल वायनाड में नामांकन भरा, रोड शो किया। आज स्मृति ईरानी ने वायनाड में रोड शो कर दिया। स्मृति ईरानी वायनाड में भी अटैकिंग मोड में दिखाई दी। वायनाड का पूरा माहौल 2019 के अमेठी लोकसभा चुनाव की तरह दिख रहा है और राहुल गांधी वायनाड की सुरक्षित सीट पर भी फंसते हुए दिख रहे हैं। स्मृति ईरानी के वायनाड में प्रचार करने से वायनाड का चुनाव अब दिलचस्प हो गया है। वायनाड से बीजेपी ने के सुरेंद्रन को टिकट दिया है। के सुरेंद्रन केरल बीजेपी के अध्यक्ष भी है। स्मृति ईरानी के आने से के सुरेंद्रन की चर्चा होने लगी। वायनाड में राहुल वर्सेस स्मृति ईरानी का माहौल बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ सीपीआई के एनी राजा को टिकट दिया गया है, यानी वायनाड में अब मामला ट्रायंगुलर होता दिख रहा है। यानी राहुल गांधी वायनाड में भी हार गए तो बड़ी फजीहत हो जाएगी। स्मृति ईरानी ने जिस अंदाज में राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड में मोर्चा संभाला, उससे कांग्रेस की परेशानी बढ़ सकती है। स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि राहुल वायनाड में चुनाव जीतने के लिए बैंड संगठन पीएफआई के पॉलिटिकल लीडरशिप से समर्थन ले रहे हैं। एक बार स्मृति ईरानी को सुनिए, फिर बताता हूं कि कैसे पीएम मोदी के राज में राहुल गांधी का अकाउंट जो है वो रुपयों से भर रहा है, इनकम रॉकेट हो गई है। मेरा ये मानना है कि कल कांग्रेस पार्टी के नामांकन रैली में मुस्लिम लीग के फ्लैग्स को छुपाना इस बात का संकेत है कि या तो राहुल गांधी मुस्लिम लीग के समर्थन से शर्मसार हैं, या फिर जब वो उत्तर भारत में आएंगे और मंदिर मंदिर जाएंगे तब लोगों से उत्तर भारत में मुस्लिम लीग के साथ उनके गठबंधन को छुपा पाएंगे। मैं केरला आकर और विशेषतः वायनाड आकर देखकर ये स्तब्ध हो गई हूँ, आश्चर्यचकित हूँ
कि पीएफआई जैसी आतंकवादी संगठन के बैन के बावजूद पीएफआई के पॉलिटिकल लीडरशिप से राहुल गांधी समर्थन अपने चुनाव के लिए ले रहे हैं। भाई राहुल गांधी की सेफ सीट बताई जाती है वायनाड, लेकिन बीजेपी ने इस बार राहुल गांधी को यहां भी घेरा हुआ है। सबसे पहले बीजेपी ने वायनाड में अपने केरल के अध्यक्ष को चुनाव में उतारकर सबको सरप्राइज कर दिया। बीजेपी को वायनाड में 70 से 80 हजार वोट ही मिलते रहे, लेकिन इस बार बीजेपी ने वायनाड में कम से कम 2 लाख वोट का टारगेट रखा है। उधर राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड में सीपीआई ने भी मजबूत कैंडिडेट उतारा हुआ है और वो राहुल गांधी के खिलाफ नाराजगी को भुना रही है। सीपीआई की कैंडिडेट का भी वायनाड में अच्छा कैंपेन चल रहा है और बीजेपी के कैंडिडेट भी अपने कैंपेन में पूरी ताकत लगा रहे हैं। वायनाड में स्मृति ईरानी का रोड शो करवा के बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को और उत्साहित कर दिया है। वायनाड में स्मृति ईरानी के रोड शो में भी अच्छी खासी भीड़ दिखी। इससे बीजेपी को लगता है कि राहुल गांधी की यह सीट फंस भी सकती है। 2019 में वायनाड में राहुल गांधी की जीत का अंतर करीब 4,30,000 वोट था, लेकिन इस बार राहुल गांधी के लिए अंतर बनाना आसान नहीं होगा। और अगर राहुल गांधी गलती से वायनाड हार भी गए तो आप सोचिए कितना बड़ा मैसेज देश में चला जाएगा। भाई सोनिया गांधी रायबरेली छोड़ चुकी, वो तो राज्यसभा गई। राहुल गांधी मान लीजिए 1% मान लीजिए कि हार गए वायनाड, प्रियंका का तो वैसे ही टिकट नहीं है अभी तक। लोकसभा गांधी परिवार से खाली हो जाएगा। यह हाल हो सकता है कि पहली बार ऐसा हो कि राहुल गांधी परिवार का कोई लोकसभा में ना हो। यह स्थिति बन सकती है अगर राहुल गांधी वायनाड हार जाए और बीजेपी कहेगी कि हमने लोकसभा गांधी परिवार से मुक्त करा दिया। वायनाड में राहुल के चुनावी अकाउंट में वोट बढ़ेंगे या कम होंगे, यह तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन राहुल गांधी का पैसों वाला अकाउंट पिछले 10 साल में अच्छा खासा बढ़ा है। वैसे तो राहुल गांधी बार बार यह बोलते रहते हैं कि मोदी सरकार में लोगों की इनकम कम हो रही है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, लेकिन खुद राहुल गांधी की इनकम मोदी सरकार में रॉकेट की तरह भागी जा रही है। यह कैसे हुआ आपको बताता हूं। राहुल गांधी ने नामांकन के दौरान जो जानकारी दी है उसके मुताबिक राहुल गांधी ने शेयर मार्केट में निवेश किया। जिन शेयरों में राहुल गांधी ने निवेश किया वो पिछले 10 साल में कितने बढ़े जरा देखिए आप। एल्कील एमाइंस केमिकल लिमिटेड, इसकी ग्रोथ देखिए 3,625% की ग्रोथ। बजाज फाइनेंस लिमिटेड 4,000% की ग्रोथ। दीपक नाइट्राइट लिमिटेड 3,510% की ग्रोथ। गारवे टेक्निकल फाइबर्स लिमिटेड 3,454% की ग्रोथ। यानी मोदी सरकार ने शेयर बाजार में लगाए पैसों पर राहुल गांधी को मोटा रिटर्न मिला है। तो जो राहुल गांधी दिन रात सूट बूट की सरकार का राग लापते हैं, उन्हीं सूट बूट वालों की कंपनी से उनका अकाउंट भर रहा है भैया, वहां निवेश कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। जो शेयर बाजार नरेंद्र मोदी के राज में रॉकेट बना हुआ है, उसी ने राहुल गांधी के अकाउंट को भी रॉकेट बना रखा है। जमकर पैसे बना रहे हैं राहुल गांधी। गलत तरीके से नहीं बना रहे, ठीक ही बना रहे हैं। अच्छा, इतना बढ़िया बढ़िया शेयर में पैसा लगाए, उनसे तो उनको तो सुबह 1-8 घंटे लोगों को बताना चाहिए कि किस शेयर में पैसा लगाए। उनकी कुल प्रॉपर्टी में भी उछाल दिख रहा है। 2014 में राहुल गांधी की कुल संपत्ति 9 करोड़ रुपए थी। 2019 में यह बढ़कर 15 करोड़ रुपए हो गई और 2024 में राहुल गांधी की कुल संपत्ति 20 करोड़ रुपए की हो चुकी है। यानी यहां भी उन्हें मोदी राज का फायदा होता दिख रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस के बाद अब बीजेपी की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज बिहार और बंगाल में चुनावी रैलियां थी। इसमें खास तौर पर बिहार की रैली बहुत अहम थी, क्योंकि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पहली बार पीएम मोदी बिहार में रैली कर रहे थे। यह रैली भी जमुई में हुई, जहां पर बीजेपी के सहयोगी दल का कैंडिडेट खड़ा है। जमुई की रैली में नीतीश कुमार भी थे, चिराग पासवान भी थे। बिहार में बीजेपी के सारे सहयोगी दलों के नेता थे। पीएम मोदी ने जमुई से कहा कि 10 साल में जो देश ने देखा वो सिर्फ ट्रेलर है। प्रधानमंत्री मोदी को सुनिए, फिर इसी मंच पर नीतीश कुमार ने ऐसा क्या बोल दिया कि नरेंद्र मोदी भी हंस पड़े, वो आपको दिखाऊंगा। भाइयों बहनों, ये मोदी है। मोदी की कुछ सोच ही अलग है। ये इतने सारे कामों की सूची बताई जाती है ना, ये 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर।
अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो हमें देश को, बिहार को बहुत आगे लेकर के जाना है। मेरे शब्द लिख करके रखिए, और ये मोदी की गारंटी है, आपका सपना ही मेरा संकल्प है। जमुई की इस रैली में नीतीश कुमार भी बोले। नीतीश कुमार ने एक ऐसी बात कही कि पीएम भी मुस्कुराए बिना न रह पाए। नीतीश कुमार ने वो कहा, वो तो झूठ मूठ में आरजेडी के साथ चले गए, लेकिन अब कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। सुनिए एक बार नीतीश जी को। अब वो तो झूठ मूठ के बीच में हम एक बार साथ कर लिए थे, कहा झूठ मूठ के अपना बात करता है, जो काम हम ही लोगों का किया हुआ। तो उसके बाद तो हम देखे गड़बड़ करता था, फिर छोड़ दिए। अब सब दिन के लिए फिर हम लोग साथ हो गए, अब कभी इधर उधर नहीं होने वाले। तो जो काम किया है 5 से लेकर के आगे तक, और केंद्र सरकार में 10 साल से हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अब कितना ज्यादा कर रहे हैं। अब बिहार के लिए भी कितना काम करवा दिए। नीतीश कुमार इतना बार इधर से उधर कर चुके हैं कि मंच पे से ही नरेंद्र मोदी को भरोसा दिला रहे हैं कि अब कहीं नहीं जाऊंगा। नरेंद्र मोदी भी मुस्कुरा रहे हैं। नीतीश कुमार आजकल हर जगह सफाई देते रहते हैं कि नहीं अब इधर उधर नहीं जाऊंगा। ये बात बार बार नीतीश कुमार इसलिए करते हैं क्योंकि बार बार पलटी मारने से उनकी इमेज ऐसी बन गई है। खैर, इमेज के मामले में देश के सबसे धाकड़ सीएम कोई हैं तो वो योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आज मथुरा में हेमा मालिनी के लिए प्रचार में पहुंचे। सीएम योगी ने इशारों में कह दिया कि अयोध्या और काशी के बाद मथुरा में भी सनातन की जीत होगी। मथुरा को लेकर सीएम योगी ने क्या कहा, सुन लीजिए, फिर कैंडिडेट्स को लेकर अखिलेश यादव की खत्म ना होने वाली टेंशन का नया चैप्टर बताता हूं। बहुत सारे मामले हैं जहां न्यायालय में मामले लंबित हैं, उन कारणों से हमें थोड़ा रुकना पड़ता है। और हम तो ये मान के चलते हैं कि अंततः हमारी जीत होनी है। हमने अयोध्या के लिए 500 वर्षों का इंतजार किया, लेकिन संघर्ष से कभी पीछे हटे नहीं, और अंततः परिणाम आया कि अयोध्या में रामलला का विराजमान हो गया है, काशी का काम भी हो गया है। अब मथुरा जो इंतजार कर रहा था, मथुरा वृंदावन के विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए तीसरी बार हेमा जी को फिर से यहां से प्रचंड बहुमत से विजयी बनाने के लिए एक एक कार्यकर्ता लगेगा। एक तरफ बीजेपी यूपी में 80 सीट जीतने का टारगेट पूरा करने के लिए धमाधम प्रचार कर रही है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव का अपने कैंडिडेट्स को लेकर कंफ्यूजन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। रामपुर, मुरादाबाद और कई सीटों पर कैंडिडेट बदलने के बाद अब मेरठ में भी कुछ ऐसा ही ड्रामा देखने को मिल रहा है। एक दिन पहले मेरठ सीट से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर अतुल प्रधान ने नॉमिनेशन किया था। रातों रात अखिलेश यादव ने इस सीट पर फिर उम्मीदवार बदल दिया। आज दूसरे चरण के लिए नॉमिनेशन दाखिल करने के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी की तरफ से सुनीता वर्मा मेरठ से नॉमिनेशन करवाने पहुंच गए। गजब ही चल रहा है बॉस। इनको यही नहीं पता चल रहा कि किसको कैंडिडेट बनाना है, और ये नरेंद्र मोदी को हराने निकले। अखिलेश यादव ही नहीं, इंडी गठबंधन में समाजवादी पार्टी के सहयोगी कांग्रेस भी यूपी में अपना गढ़ माने जाने वाली सीटों पर कैंडिडेट तय नहीं कर पा रही। कांग्रेस ने अब तक अमेठी और रायबरेली सीट पर उम्मीदवार का ऐलान तक नहीं किया, जबकि ये दोनों सीटें गांधी परिवार का गढ़ कही जाती रहीं। पहले अमेठी से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के राज्यसभा में जाने के बाद रायबरेली से प्रियंका वाड्रा के चुनाव लड़ने की चर्चा थी। राहुल गांधी के केरल की वायनाड सीट पर नॉमिनेशन के बाद अमेठी सीट पर गांधी परिवार के एक और मेंबर ने दावेदारी ठोक दी है। ये मेंबर कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी के जीजा जी हैं, यानी प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा। रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि अमेठी के लोग चाहते हैं कि गांधी परिवार का ही कोई सदस्य यहां से चुनाव लड़े। इतना ही नहीं, वाड्रा ने कह दिया कि अमेठी के लोग उनकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। सुनिए जरा राहुल गांधी के जीजा जी को। मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था। तो राहुल गांधी के जीजा जी अलग दावेदारी ठोक रहे हैं।
खैर, पाठशाला में अब अगली क्लास। केजरीवाल की वो फोटो आ गई जिस पर बवाल मच गया। शराब घोटाले के गवाहों को कौन बयान बदलने के लिए धमका रहा है, अब इसका चैप्टर।